करेगा। 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन आ गया था, ठीक है ना। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसकी समीक्षा के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना। गोलमेज सम्मेलन के आधार पर पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने श्वेत पत्र जारी किया था। तो इसके लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या क्या आधार बने? साइमन कमीशन की रिपोर्ट और श्वेत पत्र जो जारी किया था किसने? मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट, वो जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, है ना, नेहरू रिपोर्ट। सारे दल सहमत नहीं हुए तो फिर ये अमल में नहीं लाई जा सकी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है, 1928, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके लिए आधार बनी। तो बहुत ही शानदार अधिनियम बनता है, हमारे सामने आता है, जिसको हमें चर्चा में लेना है। क्या नाम है इसका? 1935 का भारत शासन अधिनियम। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम चर्चा में लेते हैं, ठीक है। आइए, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली जो बात हमें ध्यान में लेनी है कि केंद्र में क्या क्या बदलाव किए गए। तो सबसे पहले देखो 1919 के अधिनियम से थोड़ा तुलना करते हुए चलना। उसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई थी। क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, है ना। इसमें थोड़ा उलट दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन और कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था ला दी गई, ठीक है। तो ये इसमें नया था, उस 1919 का उलट दिया। तो केंद्र में क्या किया गया? द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत। द्वैत शासन से समझ ही पा रहे हो आप लोग, है ना। जो शक्तियां विषय शासन के जो होते हैं उनका बंटवारा कर दिया गया, शक्तियां या विषय जिनको हम कह रहे हैं। देखिए कैसे बंटवारा किया गया, इसकी सूचियां बना दी गई। संघ सूची या केंद्र की सूची है, प्रांत सूची है, समवर्ती सूची है जिस पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार था, है ना। और उसके अलावा भी कुछ शक्तियां बच जाती है जो उस समय दिमाग में नहीं आती है या सभी चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं, चर्चा में नहीं हो पाती है, उनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो देखिए आप कौन कौन सी चीज़ों में क्या था, सुनिए। सबसे पहला केंद्र की सूची या संघ की सूची, ठीक है। एक सूची थी जो जिन पे कानून बनाने का अधिकार किसको था? प्रांतों को था, ठीक है। केंद्र की सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची जिस पर दोनों को अधिकार था, ठीक है। और एक अवशिष्ट शक्तियां जो नहीं बांटी जाए, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं। कुछ शक्तियां तो केंद्र को दे दी कि केंद्र ही इन पे कानून बनाएगा, ठीक है। कुछ शक्तियां प्रांत को दे दी, प्रांत ही इस पे कानून बनाएगा, ठीक है। और कुछ शक्तियां समवर्ती में रखी जिस पे दोनों को अधिकार था, ठीक है। और जो विषय इनमें नहीं डाले जा सके या वो इसमें जो सामने आएंगे वो क्या कहलाती है? अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। तो केंद्र में क्या हुआ? द्वैत शासन। तो इन विषयों को वापस 2 तरीके से बांट दिया गया। द्वैत शासन का मतलब क्या? 2 शासन, है ना, 2 ताकतें यहाँ पे एक्टिव कर दी गई। तो विषयों को 2 तरह से किया गया। एक तो आरक्षित विषय, हाँ वही, हाँ एक ही, स्थानांतरित और आरक्षित विषय, ठीक है। स्थानांतरित और आरक्षित विषय, ठीक है। आरक्षित का मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय ने अपने पास रख लिए विषय। इनका प्रशासन वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था, ठीक है। इनका प्रशासन कौन करता था? वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था, ठीक है। इसका प्रशासन मंत्रिपरिषद की सलाह से वायसराय करता था, ठीक है। तो भूमिका में मंत्रिपरिषद आ जाती, ठीक है। ये अंतर है। ये स्थानांतरित कर दिया उन्होंने, ट्रांसफर कर दिया इनको मंत्रिपरिषद को, ठीक है। तो ये है। तो द्वैत शासन हो गया, 2 तरीके से शासन चल रहा है, ठीक है। एक का तो सीधा समझ लेते हैं, यहाँ पे एक्टिव कौन है? गवर्नर। यहाँ पे कौन है? मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। 2 ताकतें हो गई केंद्र में, एक तो गवर्नर और मंत्रिपरिषद, ठीक है। चलो, तो ये था केंद्र में द्वैत शासन। अब यहाँ पे जान रखिए 5 स्टार पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पूछा जाने वाला प्रश्न है, 5 स्टार कर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? किसे दी गई? हाँ, किसे दी गई? किसे दी गई? केंद्र को नहीं, गवर्नर को दी गई, ठीक है। वायसराय को, गवर्नर या वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थी, ठीक है ना। वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ अब में किस में निहित है? वर्तमान में
ये थोड़ा तुलना करते हुए चलिए। वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ ना, वर्तमान में भी देखो 7वीं अनुसूची है, शक्ति विभाजन है, सबको पता होगा, है ना। उसमें भी केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। उसके अलावा भी सारे विषय लिखे नहीं जा सके, अवशिष्ट शक्तियाँ रहती हैं। तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में नहीं थे वर्तमान में? अवशिष्ट शक्तियाँ वर्तमान में किस में नहीं थे? संसद में, प्रधानमंत्री में नहीं। ठीक है, वो ध्यान में रखें, तुलना करते हुए चलिए, ये नोटेबल पॉइंट है। अच्छा, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में नहीं थे। ठीक है, ठीक है क्या? केंद्र क्यों बोल रहे हैं आप उसको? केंद्र की हाँ, संसद वो केंद्र में ही है हमारे। ठीक है, विधानमंडल कहते हैं राज्यों में, जो है राज्यों में तो विधानमंडल कहते हैं, केंद्र में वो। चलो, तो प्रावधान समझ में आया द्वैत शासन का? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं केंद्र में और अच्छी चीज़ बता देता हूँ आपको, देख लीजिए इसको थोड़ा सा, कि 2 सदन थे केंद्र में। द्विसदनात्मक व्यवस्था वहाँ से आ गई थी 1999 के एक्ट से, 1919 से, सॉरी 1919 के। ठीक है, हाँ, आ गई थी ना। तो यहाँ पर भी 2 सदन थे। आप देख लीजिए इसको, लोकसभा निम्न सदन है ना, दूसरा आपका क्या था? राज्य परिषद। वेरी गुड, हाँ, स्टेट काउंसिल है ना, राज्य परिषद। 2 सदन थे केंद्र में। खुद अच्छा इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया 1935 के अधिनियम से, इसको स्थायी सदन बनाया गया। क्या किया गया? हाँ, स्थायी सदन बनाया गया। क्लियर है? स्थायी सदन, हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते, नए आते रहते। ठीक है, स्थायी सदन बनाया गया इसको, है ना। राज्य परिषद, देखो कुछ फैक्ट तो हमेशा याद रखने चाहिए। राज्य परिषद इसका नाम था, ठीक, 1919 के अधिनियम से आई है। ठीक है, राज्यसभा इसका 1954 में नाम हुआ। ठीक है, हाँ, तो आप फ्लुएंटली इनको जमा लीजिए, बोलिए। ठीक है, चलो, तो ये केंद्र की बात थी। प्रांतों के साथ क्या हुआ देख लीजिए इसको। इसमें इस अधिनियम की विशेषता ये भी रही कि प्रांतों को स्वायत्तता देने का काम इस अधिनियम ने किया। स्वायत्तता देने का, स्वतंत्र किया है थोड़ा सा। ठीक है ना, केंद्र से थोड़ा इसको फ्री किया। ठीक है, कैसे, किन किन प्रावधानों से क्या है देख लीजिए। एक तो मैंने आपको बताया, सुन लीजिए, कि एक तो द्वैत शासन पहले प्रांत में था जो केंद्र में लागे। केंद्र में 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था थी, तो यहाँ पर 1935 में द्विसदनीय व्यवस्था आ गई। तो हाँ, कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की। ठीक है ना जी? हाँ, 6 राज्य मान सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें आपका ये बिहार है, असम है, यूपी है, मद्रास, बम्बई है। ठीक है ना, ये राज्य द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की। ठीक है, और देखिए, प्रांतों की स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि प्रांतों के प्रधानमंत्री को, इस शब्दों पे ध्यान देना आप लोग, प्रांतों के प्रधानमंत्री को उसकी मंत्रिमंडल से की सहायता से शासन चलाने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, इसको लिखना। प्रांतों में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल की सहायता से प्रशासन चलाने की स्वायत्तता दी गई। ठीक है, हाँ, प्रांतों में पहले प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। ठीक है, हाँ, अपने राजस्थान में प्रधानमंत्री हुआ, जान होगा आपने, है ना। शोभालाल गुप्त नाम नहीं सुने क्या? गोकुललाल असावा, है ना, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, 4 प्रधानमंत्री हुए कि नहीं हुए? राजस्थान ने भी 4 प्रधानमंत्री देखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता के लिए थोड़े थोड़े काम जो किए हैं उनको आप देख लीजिए। अब उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं जो हमने देखी है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। प्रमुख बातें आप देखिए। एक बिंदु ये है कि यहाँ पर संघ प्रांत और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। संघ, प्रांत और संयुक्त लोक सेवा आयोग, समझ रहे हैं? संघ मतलब तो
पूरे भारतीय संघ, अभी भी भारतीय संघ बना नहीं था, लेकिन इसमें प्रावधान था, इसमें तो ये भी प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ बने। क्या प्रावधान था? अखिल भारतीय संघ बने, संघ बनाने का प्रावधान था। लेकिन इसके लिए क्या हुआ बच्चों, रियासतें जो थी ना, देसी रियासतें, वो आगे आई ही नहीं, है ना, अपने हितों को, अपने लालच को छोड़ ही नहीं पाई, और जो इसमें प्रावधान था अखिल भारतीय संघ बनाने का, वो बन ही नहीं पाए। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था जो नहीं बन सका। ठीक है ना, और इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान था, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान था, और संयुक्त लोक सेवा आयोग समझ रहे हैं, दो प्रांतों का, दो से अधिक दो प्रांतों का एक लोक सेवा आयोग बने। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा का बना ही था। ठीक है, 1966 में बना था। ठीक है, तो ये प्रावधान इसमें थे। और देश में मुद्रा और साख, देश में मुद्रा और साख के नियंत्रण हेतु हाँ, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान। मुद्रा जानते हो, मुद्रा मुद्रा और साख जानते हो क्या? क्या होती है साख? साग वो सब्जी वाली साग नहीं है, साख ऋण होता है। ऋण और साख में अंतर है, साख से ऋण मिलता होगा, ये ठीक है, आपकी साख है तो आपको ऋण मिल जाएगा। आपके पास आपकी साख है, बाजार में आपकी साख है तो आपको ऋण मिल जाएगा, दो अलग चीज़ है। क्रेडिट, आप उसकी क्या क्रेडिट है समझ रहे हैं? तो साख अभी भी नहीं समझे, क्रेडिट स्कोर चलता है मार्केट में, सुना होगा ना अभी, क्रेडिट स्कोर, वो साख ही बताता है किसी आदमी की, इसकी साख कितनी है। ठीक है ना, चलो यही है। तो साख नियंत्रण और मुद्रा नियंत्रण के लिए क्या, किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया? देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, आजकल लोन किसको मिलते हैं? जिसकी क्रेडिट होती है साख, साख उसके बाजार में उसका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उसकी साख निर्धारित होती है, यही साख है। ठीक है ना, चलो चलिए ठीक है, तो क्या क्या देख लिया हमने? अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था, क्या ये बन गया संघ? नहीं बना ना। और दूसरा प्रावधान आपने क्या देखा? आरबीआई की स्थापना का प्रावधान देखा, और संघ, प्रांत और संयुक्त लोक सेवा आयोग की प्रावधान देखा। ठीक है, दूसरा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ है। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ है। समझ गए हो? मैंने आपको क्या कहा था कि कभी भी सांप्रदायिक निर्वाचन पे बोलो तो ऐसे फ्लुएंटली बोलो, जमाओ चीज़ों को, है ना, सेक्शन बांट दीजिए। सांप्रदायिक निर्वाचन आया था 1919 के अधीन, तब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था। 1919 में इसका विस्तार किया गया, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, है ना, और यूरोपियों के लिए इसको और बढ़ाया गया। 1935 में इसका और विस्तार हुआ। हाँ, क्योंकि आपने देख ही लिया, भीमराव अंबेडकर भी अपना अगला टॉपिक है हमारा, भीमराव अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान का निर्माण, और भीमराव अंबेडकर। हाँ, तो अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया शूद्रों को अच्छी स्थिति में लाने के लिए। ठीक है, किया, और इसीलिए उन्होंने कई जगहों पर, अब हम उनका टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने यही मांग उठाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि सांप्रदायिक प्रचार आता है 16 अगस्त 1932 का, सांप्रदायिक प्रचार, कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं, मैकडोनल्ड ने जारी किया था ना। उसमें क्या था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन था। ठीक है, तो फिर वो आपको कल कहानी बताई, शॉर्ट सुन लीजिए। गांधी जी ने अनशन चालू कर दिया, फिर ये मदन मोहन मालवीय और 2-4 लोग, राजगोपालाचारी जिसमें एक नाम था, ये मध्यस्थता करवाते और समझौता करवाते हैं, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा मैं कोई समझौता कर नहीं सकता, मेरे जान के मूल्य पर भी मैं ऐसा कोई समझौता नहीं करूँगा जो दलितों को हिंदुओं से अलग करे। ठीक है, तो वो चाहते थे हिंदुओं में फिर पार्टीशन नहीं हो। ठीक है, तो उसका परिणाम ये हुआ कि फिर सीटें ज़्यादा बढ़ा दी गई आरक्षण में, इनके लिए सीटें आरक्षित की गई, किसके लिए? दलितों के लिए। ठीक है, लेकिन पृथक निर्वाचन को नहीं माना गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण की नींवें पड़ रही है, आरक्षण की नींव यहीं से आप मान सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ रहे बात को?
तो पहले तो पृथक निर्वाचन, अब ये आरक्षण की नींव आप यहाँ झलक यहाँ देख रहे हैं कि नींव यहाँ से पड़ रही है। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किस किस के लिए? दलितों के लिए, दलितों के लिए, है ना, दलित जिसमें मजदूर, ठीक है ना, महिलाओं के लिए भी, ठीक है। और इससे पहले आप देखेंगे तो जो सदनी व्यवस्था चल रही थी 1919 में और ये 1935 में जो सदन व्यवस्था चल रही थी ना, दो सदन व्यवस्था, इनमें महिलाओं को सदस्यता नहीं थी, महिलाओं को सदस्यता नहीं थी। हाँ, ठीक है, दलितों महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं मजदूरों दलितों के लिए क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है, ये क्या, ये अंतिम न्यायालय था? क्या ये अंतिम न्यायालय था क्या? नहीं, नहीं, ठीक है ना। अंतिम अपील किसमें की जा सकती थी? वेरी गुड, लंदन में जो स्थित था प्रीवी काउंसिल में। हाँ, लंदन के प्रीवी काउंसिल जो था वो अंतिम अपीली न्यायालय था। ठीक है ना, उस समय भारत के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है क्या? चलो, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम की। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप लिख लीजिए, बर्मा और अदन को भारत से इसमें अलग किया गया। ठीक है, अदन, बर्मा म्यांमार, बर्मा और अदन को भारत से अलग किया गया। ठीक है, ये थे 1932 भारत शासन अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। तो कुल मिलाकर के हमें जो इस टॉपिक में कहा था ना, क्या कि हमें मेजर लैंडमार्क्स देखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के, और इन दो अधिनियमों के रेफरेंस वो हमने देख लिए। लेकिन संविधान अभी भी नहीं बना था, और इसके और संविधान के बीच में एक और छोटी सी कड़ी रहती, वो है 1947 का भारत शासन अधिनियम, सॉरी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। क्लीमेंट एटली की सरकार थी और उन्होंने ये अधिनियम बना दिया था। ठीक है ना, ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सी थी? क्लीमेंट एटली की थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और इसको थोड़ा सा जान लीजिए। और इसके माध्यम से भारत, अब जैसे 1946 में थोड़ा घटनाक्रम देख लीजिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्यों आया था? संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान निर्माण के। तो संविधान सभा का गठन हुआ है 1946 में। संविधान सभा ने अपना काम भी चालू कर दिया। क्या काम चालू किया? संविधान निर्माण का। लेकिन भारत के पास संविधान तो है नहीं, था क्या? बारीकी को समझना। वो बन के 26 नवंबर 1949 को रेडी हो पाया, और लागू फिर 26 जनवरी 1950 को आया। तो ये जो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया है, 15 अगस्त 1947, राइट, ऐसे लिख देते हैं ना, इसको आज़ाद हो गया है। और 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा संविधान काम करने लग गया। तो ये जो गैप रहा समय का, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही मान लीजिए 26 नवंबर तक। तो इस गैप में भारत का शासन कैसे चला है? 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ठीक है ना, इसीलिए भारत पूर्ण संप्रभु राज्य कब बना है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यही था, इसको समझ लीजिए। क्या क्या प्रावधान थे कि वायसराय पद को समाप्त किया गया, वायसराय पद को समाप्त किया, और इसकी जगह गवर्नर जनरल किया गया, गवर्नर जनरल। अब कई बच्चों के दिमाग में ये पहले ही था और वापस भी आया, सही बात है।
ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में हो रहा होगा बड़ा है तो खराब प्रश्न हो गया, कभी क्लाइव आ रहा है कभी वारेन हेस्टिंग आ रहा है, तो आपके पास क्रमिक रूप से इतिहास जाने तो आपको ज़्यादा वो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कि बंगाल में आए ही क्लाइव था, फिर 1772 में द्वैत शासन वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, तो गवर्नर चल रहा था, तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे गवर्नर समाप्त होकर गवर्नर जनरल हुआ। तो एक बिंदु था जहाँ वारेन हेस्टिंग था, यहाँ से पुराना नाम बंद होकर के नया नाम चालू हुआ। तो अंतिम गवर्नर ये है बंगाल का, पहला गवर्नर जनरल ये है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जब इसके आपको क्रमिक रूप से पता है। ठीक है। 1833 का वो समय आपको पता है जब विलियम बेंटिक था बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसको क्या कर दिया, पूरे भारत का कर दिया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो गया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो गया। तो इतिहास ध्यान है तो कोई कहानी क्रमिक रूप से कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। और लिख के याद करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लिख के होगा भी नहीं। ठीक है। तो वायस राय पद को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो थी ना कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करनी थी। तो माउंटबेटन जो था गवर्नर जनरल बना, कौन बना, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बना, है ना। इसकी नियुक्ति भी किसने की, ब्रिटिश ताज ने की है। ठीक है ना, ब्रिटिश ताज ने इसकी नियुक्ति की है। तभी तो हम भारत को पूर्ण संप्रभु राज्य नहीं कह रहे। ठीक है, बारीकी चीज़ को पकड़ना। फिर इसके बाद श्री राजगोपालाचार्य बनते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक। जब संविधान लागू हो गया तो भारत को क्या मिला, गवर्नर जनरल हटके फिर राष्ट्रपति मिलता है। ठीक है ना, हाँ। और पहला राष्ट्रपति कौन मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक बात, वो रहे कितने बेचारे स्थायी, 2 दिन के हैं। चलो, तो वायसराय पद को समाप्त करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। अब भारत को जब इस अधिनियम ने क्या कहा, थोड़ी सी बारीकी को समझिए कि 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। ठीक है, 2 उपनिवेशिक राज्य, कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान बनेंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। और ये कहा ब्रिटिश भारत के 2 डोमिनियन स्टेट बनाए इन्होंने। ब्रिटिश भारत जो एरिया इनके पास कवर में था ना, उसके कितने स्टेट बनाए, 2, भारत और पाकिस्तान। और जो रियासतें थी उनको ये स्वतंत्रता दे दी गई, समझना इस बात को, उनको ये स्वतंत्रता दे गई कि वो स्वेच्छा से या तो भारतीय डोमिनियन में मिले या पाकिस्तान में मिले या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। ठीक है। तो संभवतः है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 में ऐसा उल्लेख था, ठीक है, कि वो रियासतें कहीं पे भी कुछ भी अपना मन से कर सकती, दोनों में कहीं से मिल जाओ या खुद रह जाओ अकेले। ठीक है। और इस धारा ने बहुत ही क्लिष्ट काम कर दिया भारत के एकीकरण का। ठीक है, जो बाद में वो करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको जो तो करके इसको बनाते हैं संभव, और काफ़ी अच्छा काम किया, तभी तो इनको यूनिटी दिवस बनाते हैं ना, है ना, लौह पुरुष कहते हैं। और उनका स्टैचू भी बना जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत का एकीकरण जो उन्होंने किया, इतना विशाल काम, महान काम किया। ठीक है, काफ़ी जटिल समस्या थी। ठीक है, ये प्रावधान था। अब जब भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं, ठीक है, भारत का संविधान बन रहा है, वो पूर्ण स्वतंत्रता भी उसको देने का प्रावधान कर दिया, तब भारत सचिव जो पद रहा है वहाँ पर, वो कोई काम करेगा। ब्रिटेन में जो भारत सचिव, भारत का मंत्री हुआ करता था, अब कोई काम करेगा। तो भारत सचिव पद को भी अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलो, तो यही कुछ बातें थी। और जो बारीकियाँ तो कई सारी है, लेकिन हमारे काम की यही है। ठीक है, मई 1947 में भारत ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता भी, सदस्यता भी स्वीकारी थी ना। तो फिर इसमें यह भी प्रावधान था कि ये दोनों राष्ट्र चाहे तो राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें, नहीं चाहे तो सदस्यता त्याग सकते हैं। ठीक है, ये था आपका भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने, हमने साथ में मिलकर क्या जाना है, संविधान के विकास में जो प्रमुख सोपान रहे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश संसद ने जो चार्टर और ये एक्ट्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े आधार हैं हमारे संविधान के, हैं कि नहीं, आप बताइए, है ना। इसका उदाहरण एक ही 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसकी 75% धाराएं, है ना, हाँ, यूँ शामिल है। तो आधार तो यही है। फिर बाद में अगला टॉपिक हमारा वही है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर हमें चर्चा करनी है। तो सारी विशेषताएं हैं, जिसमें उधार का थैला है, कहाँ से क्या लिया गया है, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया है, लगभग 60 से अधिक देशों के किया ना, और उनमें से अच्छी चीज़ें निकाली है।
तो वो भी हमारे लिए विशेषताओं में वही है कि कौन कहाँ से क्या निकाला है, ठीक है ना, क्या उसका महत्व था, क्या छोड़ा है ना। तो ये सारी व्यवस्था हमें वहाँ पर ध्यान में रखनी है। दूसरा अगला टॉपिक जो आपकी इस भाग में एक चीज़ वो भी दे रखी है, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हम इसको हिस्ट्री में नहीं लेंगे, सॉरी पॉलिटी में नहीं लेंगे, उसका हिस्ट्री का एक पार्ट है वो, तो उसको लास्ट में अलग से कर लेंगे। पॉलिटी का भी रिदम है, तो इसमें हम अंबेडकर और संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका को देखते हुए संविधान की विशेषता को देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, और DPSP है, इनको हम देखने का प्रयास करेंगे। चलो अब आज आपको इस टॉपिक से प्रश्न लिखवा देता हूँ, ठीक है, फिर अगली क्लास हम कल करते हैं। चलो लिखिए, प्रश्न लिखिए।